ईरान पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए और यूरेनियम भी देने को तैयार है। सवाल यह है कि नेटो के मंच से ईरान के साथ बातचीत खत्म करने का संदेश देने के बाद ट्रंप अचानक पलट क्यों गए हैं? इसकी वजह है ईरान के सहयोगी देशों का गठबंधन जो ईरान को परमाणु तकनीक और जरूरी संसाधन देने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है यह ब्लूप्रिंट? इससे अमेरिका क्यों डर गया है? सब कुछ दिखाते हैं आपको इस एक रिपोर्ट में। अमेरिका की नीति है इजराइल फर्स्ट और इजराइल की रक्षा के लिए ही ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए गए। लेकिन विश्व राजनीति का विश्लेषण करने वाले दुनिया भर के बड़े थिंक टैंक यही कह रहे हैं कि अमेरिकी हमलों ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट का सबसे बड़ा बिंदु है परमाणु हथियारों की होड़, अमेरिका विरोधी खेमे की वर्चस्व की जंग। ईरान को चोरी छिपे परमाणु तकनीक मिलना, ईरान को पहले से तैयार एटम बम भी मिल सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद ही रूस ने इसकी चेतावनी जारी कर दी थी। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी थी। मेदवेदेव ने कहा था कि ट्रंप के हमलों से ईरान की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। अब रिपोर्ट यह है कि ईरान को परमाणु हथियार देने का अंडरग्राउंड कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रूस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन वो एनपीटी का सदस्य है, इसलिए रूस नहीं देगा। यही स्थिति चीन के साथ है कि वो भी एनपीटी के नियमों से बंधा है। वो भी ईरान को परमाणु हथियार देकर पाबंदियां नहीं झेलना चाहेगा। इसीलिए ईरान को नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान से परमाणु हथियार दिलाए जा सकते हैं। ये दोनों देश एनपीटी के सदस्य नहीं हैं। यानी जिस संकट को बरसों बरस तक टालने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, वो संकट कुछ ही दिन में इजराइल के सिर पर मंडरा सकता है। इसीलिए ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है और अपने अरब दूत स्टीव विटकॉफ के जरिए ईरान से संपर्क साधा है। ट्रंप खतरे को सिर पर मंडराता देख यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन ईरान हालात अपने पक्ष में बनता देख बातचीत के मूड में नहीं है। ईरान ने कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डिप्लोमेटिक मिशन जारी नहीं रखने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खतरे को भांपकर नरम रुख अपनाते हुए ईरान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री से कुछ पाबंदियां भी हटाई हैं। इसके साथ ही ईरान को नए न्यूक्लियर प्लांट का ऑफर भी दिया है। और ये उस फोर्दो प्लान का नक्शा है जिस पर अमेरिका ने हमले किए। अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान को ऐसा ही प्लान बनाकर देने के लिए तैयार है जिसके लिए $30 बिलियन की मदद का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा ईरान के फ्रीज किए गए $6 बिलियन भी लौटाने का ऑफर दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो फोर्दो के नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार है। फोर्दो जैसा नया परमाणु प्लांट भी ईरान के लिए बनाने का ऑफर है। अमेरिका ने कहा कि इस काम में उसके अरब सहयोगी देश वित्तीय मदद देंगे। इसके अलावा ईरान के लिए नए परमाणु ऊर्जा केंद्र का निर्माण भी अमेरिका करने को तैयार है, जो काम अभी तक रूस कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी है, और शर्त यह है कि ईरान को एनरिचमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इन सब शर्तों पर ईरान तैयार होता है तो प्रोग्राम की निगरानी यूएस के सहयोगी देश करेंगे। जबकि 25 जून को ही ट्रंप ने नेटो के मंच से कहा था
कि ईरान के साथ अब डिप्लोमेटिक बातचीत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। लेकिन ट्रंप को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि ईरान हमलों के बाद घायल शेर की तरह है, जो अपने सबसे बड़े हित को साधने के लिए बड़े से बड़ा नुकसान झेलने का मन बना चुका है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के अंदर से आवाज उठ रही है कि परमाणु बम ही ईरान को बचा सकता है। अगर उसके पास एटम बम होता तो अमेरिका या इजराइल हमला करने की हिम्मत नहीं करते। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमलों के बाद तुर्की का दौरा किया और तभी बम बनाने का ऐलान कर दिया। अरागची ने कहा था कि परमाणु अप्रसार संधि ईरान की रक्षा नहीं करेगी, ईरान को अपनी रक्षा के बंदोबस्त खुद करने होंगे। सवाल यह है कि ऐसे में ईरान के पास क्या विकल्प है? ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। एनरिचमेंट के काम आने वाले सेंट्रीफ्यूज के बारे में स्थिति साफ नहीं है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान संगठन के परमाणु शक्ति संपन्न देशों से यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा मांग सकता है। इसके साथ ही परमाणु तकनीक भी मांग सकता है। ईरानी खेमे के देश अपने हितों के लिए ये काम करने को तैयार हैं, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। और अब मामला अरब में शक्ति संतुलन का ही हो चुका है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका से ही एटमी तकनीक मिली है। इजराइल यूएस की मदद से परमाणु शक्ति बन गया। अब रूस और चीन मिलकर ईरान को मदद देने का बंदोबस्त कर रहे हैं। दोनों का प्लान ईरान को परमाणु शक्ति बनाने का है, क्योंकि अरब में यूएस के लिए सभी जंग इजराइल लड़ता है। ऐसे ही रूस चीन चाहते हैं कि अरब में ईरान उनके लिए जंग लड़े। अफ्रीका और अरब से रूस चीन के बड़े हित जुड़े हुए हैं, जो ईरान का पलड़ा भारी करके साधे जा सकते हैं। ट्रंप ने जैसा ऑपरेशन सोचा था वैसा ही हुआ था, लेकिन रणनीति सोच से उलट हो गई। अरब में शक्ति के समीकरण गड़बड़ा चुके हैं। अब ईरान को इजराइल के सामने एटमी पावर बनाने का मिशन शुरू हो चुका है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा होना तय है, और पुतिन जिनपिंग अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यही चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान अब न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस की भी मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। ईरान जो कुछ करने जा रहा है उससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान के इस एटमी कदम का कारण यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA बन सकती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पहले ईरान और अब रूस ने IAEA पर ईरान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है। अब माना जा रहा है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर उत्तर कोरिया की तर्ज पर एटमी हथियार बना सकता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रही है? क्या IAEA महायुद्ध का एटमी सेंटर बनने जा रही है? क्या अब खामनेई परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर किम जोंग की तरह ही एटम बम बनाएंगे?
ईरान और उसके साथी रूस का जो रुख है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ईरान के बाद अब रूस ने IAEA को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने IAEA पर अमेरिका और इजराइल से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सीक्रेट और संवेदनशील जानकारी इजराइल और अमेरिका को दी। इन्हीं जानकारियों की मदद से ही इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया। ईरान और रूस IAEA को ही खलनायक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 12 जून को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ईरान पर परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि यूरोप के नेताओं ने IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी पर ईरान के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट जारी करने का दबाव बनाया। इसी दबाव की वजह से 12 जून को IAEA ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया। ईरान और रूस का आरोप है कि यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग संस्था IAEA अब निष्पक्ष नहीं रही। अब ईरान ने IAEA के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। 25 जून को ईरान की संसद में विधेयक पारित करके IAEA के साथ सहयोग से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। ईरान ने अगर ऐसा किया तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच पेंटागन ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का वीडियो जारी कर दावा किया है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह सफल रहा। करीब 1 मिनट का यह वीडियो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जारी किया है। वीडियो में अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरता दिख रहा है। यह कंक्रीट की मोटी छत को चीरकर अंदर जाता दिख रहा है। बंकर बस्टर बम अंदर जाकर जबरदस्त विस्फोट करता है। पेंटागन ने हमले के कई एंगल के वीडियो जारी किए हैं। इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर को तबाह कर दिया। This was an historically successful attack and we should celebrate it as Americans, and it gives us a chance. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि अमेरिका या इजराइल के पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है कि ईरान ने हमले से पहले ही फोर्डो साइट से यूरेनियम को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। हेग्सेथ का दावा है कि उस वक्त यूरेनियम फोर्डो अंडरग्राउंड साइट में ही थे। लेकिन इजरायली पत्रकार बराक रेविड ने इजराइल के 3 अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान ने हमले से पहले ही संवर्धित यूरेनियम को फोर्डो और इस्फहान के टनल में शिफ्ट कर दिया है। ये यूरेनियम फिलहाल उन्हीं टनल में है। तो इजराइल या अमेरिका को ईरानी यूरेनियम शिफ्ट करने के सबूत या इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं मिले, अब इसे आपको समझाते हैं। दरअसल फोर्डो, इस्फहान और नातान्ज ईरान के ये अंडरग्राउंड एटमी सेंटर है। ये तीनों एटमी सेंटर जमीन में 300 फीट नीचे मौजूद हैं। ईरान के तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पहाड़ियों में बनाए गए हैं और ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर कई टनल से भी जुड़े हुए हैं। 2 लेन के टनल में बड़े बड़े ट्रक आराम से आ और जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं सुरंगों के जरिए ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। ये शिफ्टिंग अंडरग्राउंड टनल के जरिए ही की गई। टनल से यूरेनियम शिफ्ट किए गए, इसीलिए ना तो सैटेलाइट तस्वीर ले पाए और ना ही कोई सबूत मिला। यही वजह है कि मोसाद और CIA के पास ईरानी यूरेनियम शिफ्ट होने का कोई सबूत नहीं है। सिर्फ इजरायली पत्रकार ही नहीं बल्कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूरोपीय खुफिया एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिले हैं कि ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है। चूंकि यूरेनियम सुरक्षित है, इसलिए अब ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर अपने दम पर परमाणु हथियार बना सकता है। इजरायल और अमेरिका के हमले ने ईरान को ऐसा करने का मौका दे दिया है। इजरायली मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने नातान्ज न्यूक्लियर साइट पर परमाणु कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है। टनल में छिपाए गए यूरेनियम को एटमी सेंटर पर लाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं।
ईरान के इस कदम की जानकारी अमेरिका को हुई तो उसने बातचीत और समझौते की पेशकश कर दी, लेकिन अमेरिका से बातचीत करने से ईरान ने साफ मना कर दिया है। अब ईरान का अगला बड़ा कदम परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने का हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर ये परमाणु अप्रसार संधि क्या है? दरअसल 1970 में लागू हुई परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि में अभी दुनिया के 191 देश शामिल हैं। इसका मकसद एटमी हथियारों को बढ़ने से रोकना है। इसके तहत तय हुआ था कि जो देश परमाणु हथियार बना चुके हैं उनके अलावा कोई और देश अब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। परमाणु संपन्न देश भी धीरे धीरे अपने एटमी हथियारों को खत्म करेंगे। इस संधि पर लगभग सारे देशों ने साइन किया, लेकिन 4 परमाणु संपन्न देश इससे बाहर हैं। ये हैं भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। हालांकि इजराइल के पास एटमी हथियार हैं, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। उसने 60 के दशक में ही एटमी हथियार बना लिए हैं। शुरुआत में उत्तर कोरिया ने भी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए थे, लेकिन 2003 में वो इस संधि से निकल गया। उत्तर कोरिया 2003 में एनपीटी से बाहर निकला और इसके 3 साल बाद यानी 2006 में परमाणु परीक्षण कर लिया। तब से लेकर अब तक उत्तर कोरिया 6 बार एटमी हथियारों का टेस्ट कर चुका है। 2006, 2009, 2013, 2017 में एक बार, जबकि 2016 में 2 बार, यानी कुल 6 परमाणु परीक्षण। अब माना जा रहा है कि जिस तरह किम जोंग ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर एटमी हथियार बनाए, उसी तरह ईरान भी कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर ईरान एनपीटी से बाहर हुआ तो इसके भयावह परिणाम होंगे। परिणाम इसलिए भयावह होंगे क्योंकि उत्तर कोरिया की तरह ही खुल्लम खुल्ला एटमी हथियार बना सकेगा। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने की वजह से रूस और चीन भले ही ईरान की खुलकर मदद ना करें, लेकिन उत्तर कोरिया ईरान को मदद दे सकता है ताकि अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के खिलाफ एक और एटमी शक्ति का उदय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान इजरायल सीज फायर को 3 दिन ही बीते हैं और इस बीच एक बार फिर युद्ध की आशंका जन्म लेने लगी है। दावा है कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का फाइनल चैप्टर अभी बाकी है। दरअसल ईरान में मोसाद के एजेंट अब भी एक्टिव हैं। दावा है कि उनके टारगेट पर IRGC के टॉप कमांडर और ईरान के बचे हुए न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इधर ईरान ने साफ कर दिया है कि युद्ध अभी रुका नहीं है। ईरान सिर्फ तब तक शांत है जब तक इजरायल की तरफ से हमले नहीं होते। ऐसे में सवाल है कि क्या मोसाद का ऑपरेशन ईरान और इजरायल के बीच बारूदी ब्लास्ट की वजह बनने वाला है? क्या इजरायल फिर ईरान पर हमला करने वाला है? क्या ईरान तेल अवीव पर करेगा 500 मिसाइलों से हमला? ईरान इजरायल की जंग का आखिरी अध्याय अभी बाकी है। इन सभी सवालों और कयासों की वजह है बीते 24 घंटे में हुआ वो घटनाक्रम जो ईरान इजरायल युद्ध की अग्नि को फिर भड़का सकता है। दावा है बीते 24 घंटे में ईरान में 2 जगह ड्रोन हमले हुए हैं। ये हमले तेहरान में बहुमंजिला इमारतों के अपार्टमेंट पर हुए। हमले में IRGC के टॉप अधिकारी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। दावा है कि इन हमलों के पीछे मोसाद के एजेंट हैं। ये वीडियो तेहरान का है, जहां बीती रात इस बहुमंजिला इमारत के एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद यहां आग लग गई। ईरान से आई रिपोर्ट्स में दावा है कि ड्रोन हमले के पीछे मोसाद के एजेंट हैं।
ये हमला बेहद सटीक था। दावा है कि इस अपार्टमेंट में ईरानी सेना के टॉप जनरल रहते थे। मोसाद ने ड्रोन अटैक कर उनकी हत्या की कोशिश की। दो दिन पहले ही मोसाद चीफ का बयान सामने आया था। उन्होंने ईरान में मोसाद का ऑपरेशन जारी होने के संकेत दिए थे। मोसाद चीफ ने कहा था, हम हमेशा वहां रहेंगे जिस तरह से रहते आए हैं। मोसाद के इस हमले को सीजफायर का उल्लंघन माना जा रहा है। दावा है कि मोसाद की तरफ से इसी तरह की टारगेट किलिंग जारी रहने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध एक बार फिर शुरू हो सकता है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को चेतावनी दी है कि सीजफायर सिर्फ तभी तक लागू है जब तक इजराइल इसका पालन कर रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो एक बार फिर वैसा ही जवाब दिया जाए। इस बीच ईरान से भी एक युद्ध भड़काने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा है कि खामनेई ने लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को बढ़ा रहा है। मिसाइल जखीरे को 5 गुना बड़ा करने की तैयारी है। आने वाले 5 सालों में ईरान का लक्ष्य क्या है, इस रिपोर्ट में इसकी विस्तृत डिटेल दी गई है। 5 सालों में ईरान अपनी ताकत कितनी बढ़ाने जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इजरायल के खतरे को देखते हुए ईरान अपनी मिसाइल शक्ति कई गुना बढ़ाने की तैयारी में। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। 2026 तक मिसाइल जखीरे को ईरान ने 6000 तक करने का फैसला किया है, जिसे अगले 1 साल में बढ़ाकर 8800 तक किया जाएगा। 2028 तक ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा 10,000 से ज्यादा होगा। ईरान ने 2030 तक अपने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को बढ़ाकर 20,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाने वाला है, ताकि एक साथ इजरायल पर हजारों मिसाइलें दागी जा सके। जंग से पहले ईरान के पास करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे। इसे साल 2026 तक 600 करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक ईरान के पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 2000 से ज्यादा करने का टारगेट है। ईरान की इस तैयारी को देखते हुए इजरायली एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इजरायल ईरान के खिलाफ फिर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। जिसका संकेत इजरायल के विदेश मंत्री काट्स ने भी दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान से खतरा महसूस हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा और ईरान की मिसाइल शक्ति बढ़ाने की तैयारी इजरायल के लिए फिर बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। दरअसल 12 दिन के युद्ध में इजरायल ईरान की मिसाइल शक्ति देख चुका है। जंग में इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिसे अब धीरे धीरे ही सही लेकिन इजरायल ने स्वीकारना शुरू कर दिया है। इजरायल के वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरानी हमलों से $3 अरब का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बढ़कर $12 अरब तक पहुंच सकता है। युद्ध खत्म होने के बाद तेल अवीव से तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं 50 मंजिल की पूरी इमारत खंडहर बन चुकी है तो कहीं पूरा का पूरा इलाका ही बर्बाद हो चुका है। एक नजर में लगता है मानो तेल अवीव नहीं, गाजा या फिर लेबनान का कोई शहर हो। माना जा रहा है कि युद्ध में इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजरायली सैन्य बेस और स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर गंभीर क्षति पहुंची है, जिसकी सच्चाई इजरायल छिपा रहा है। यही वजह है कि इजरायल अभी तक युद्ध में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के डायरेक्टर ने अपने एक बयान में कहा है, ये युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायल के इतिहास में इतनी क्षति कभी नहीं हुई।
अब बेंजामिन को डर है कि अगर ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा 5 गुना बढ़ा लेता है तो पूरे इजराइल को शमशान बना देगी। यही वजह है कि ईरान में मोसाद का ऑपरेशन अब भी जारी है, जो ईरान इजराइल युद्ध का मोर्चा एक बार फिर खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। माना जाता है कि मोसाद का मिशन कभी अधूरा नहीं रहता, लेकिन इस बार खामनेई के खात्मे का मिशन पूरा नहीं हो सका है। इजराइल ने माना है कि खामनेई टॉप टारगेट पर थे, लेकिन मोसाद को मौका नहीं मिल सका। मोसाद की इस नाकामी के पीछे खामनेई का सख्त नियम कायदों वाला प्लान है। कहा जा रहा है कि खामनेई और उनकी सुरक्षा देखने वालों ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। सबसे पहले खामनेई को एक सेफ जगह तक पहुंचाया गया और उसके बाद सर्विलांस को रोकने के लिए उनके पास से फोन, रेडियो सेट और संचार के तमाम उपकरण हटा दिए गए। धमाकों का दौर चलता रहा, बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए, लेकिन इन सब के बावजूद दो दावे इजराइल को बेचैन कर रहे हैं। पहला दावा यह कि क्या वाकई ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है, अगर हां तो यूरेनियम कहां है। दूसरा कि कई दिनों की कोशिश के बावजूद खामनेई का सुराग क्यों नहीं मिल सका। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने माना है कि खामनेई टॉप टारगेट है। खामनेई को मारने की कोशिश होती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इजराइल का ऑपरेशन शुरू होते ही मोसाद ने अपनी दमदार भूमिका निभाई। न्यूक्लियर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की लोकेशन निकाली गई, ईरान की सेना के सीनियर कमांडर्स की लोकेशन निकाली गई, वैज्ञानिक, कमांडर्स और एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मोसाद के तमाम आंकड़े, तमाम फॉर्मूले और तमाम तैयारी एक शख्स की खोज में नाकाम साबित हुई। वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थे। खामनेई के प्लान ने तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी मात दे दी। खामनेई अचानक अपनी लोकेशन से गायब हो गए। खामनेई का पीछा कर रहे एजेंट्स को कुछ पता नहीं चला। खामनेई के तेहरान के किसी सुरंग में छिपे होने का दावा किया गया। इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया भी ये जानती है कि ईरान की जमीन के नीचे भी एक अलग दुनिया बसती है। यहां मिसाइलों को रखने वाली सुरंगें हैं, यहां ड्रोन का भंडार भी जमीन के नीचे है, न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरंगों में मौजूद हैं। मोसाद बरसों से ईरान की सुरंगों का पता लगाने में जुटा है। मोसाद के पास न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों की जानकारी भी है, लेकिन खामनेई अचानक जमीन के किस हिस्से में गए ये पता नहीं चल सका। दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों की तरह ही मोसाद के पास भी मुखबिरों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मोसाद सेना और ईरानी खुफिया एजेंसी में भी घुसपैठ कर चुका है। मोसाद की दूसरी ताकत हाईटेक तकनीक है, जिसकी बदौलत वो जासूसी से जुड़े कई कारनामे कर चुका है। लेकिन खामनेई की खोज में मोसाद के मुखबिर और जासूसी के तमाम उपकरण और तकनीक फेल हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोसाद के आगे भी सुप्रीम साबित हुए, तो इसकी वजह है खास गोपनीयता और तकनीकी उपकरणों से खास दूरी। एक रिपोर्ट में दावा है कि खामनेई ने सेना और खुफिया एजेंसी से अचानक दूरी बना ली। रेडियो सेट और दूसरे संचार के सिस्टम भी खामनेई से दूर हो गए। खामनेई की जानकारी परिवार और कुछ लोगों तक ही सीमित रही। मोसाद खामनेई की तरफ से एक छोटी सी गलती होने का इंतजार कर रहा था। शक की वजह से कई इमारतों और सुरंग के ऊपर बमबारी की गई, लेकिन खामनेई ने अपना वीडियो जारी करके साबित कर दिया कि वो सही सलामत है।
यही वजह है कि अब इजरायली रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि वो खामनेई को मारना चाहते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। मोसाद की नाकामी की बड़ी वजहों को समझिए। ईरान की सबसे शक्तिशाली फोर्स वली अम्र खामनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी फोर्स की है। खामनेई से सिर्फ आमने सामने मिलकर बात करने की इजाजत थी। 12,000 जवानों की फोर्स वली अम्र बेहद गोपनीयता के साथ काम करती है और माना जाता है कि इसकी एक टुकड़ी दिन रात खामनेई के साथ रहती है। हालांकि एक दावा यह भी है कि खामनेई को लगातार शिफ्ट किया जा रहा था। खामनेई कभी बंकर में, कभी पनडुब्बी में, तो कभी रूसी सीमा में भी रहे। ईरान के राष्ट्रपति ने भी खामनेई से संपर्क नहीं होने की बात कही थी। खामनेई से किसी तरह संपर्क न होने पर कई तरह की अफवाहें भी शुरू हुई। खामनेई को उत्तराधिकारी चुने जाने की चर्चा भी शुरू हो गई। खामनेई ने इजरायल के ऑपरेशन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक से बात नहीं की, क्योंकि डर था कि अमेरिकी एजेंसी CIA और मोसाद ईरान और रूस के हर हॉटलाइन पर नजर रख रही है। आपको याद होगा, खामनेई ने फोन या किसी और माध्यम के जरिए पुतिन से बात करने की जगह अपने दूत को मॉस्को भेजा था। ईरान के विदेश मंत्री अरागची मॉस्को गए, पुतिन से मुलाकात करके खामनेई की चिट्ठी दी। खामनेई के संदेश को पुतिन तक पहुंचाया गया। खामनेई एक पहेली की तरह किसी अज्ञात जगह पर मौजूद रहे और मोसाद अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें ढूंढता रहा। अब इजरायल खुद भी मान चुका है कि सुप्रीम लीडर की तलाश और उन्हें मारने का मिशन दोनों पूरा नहीं हो सका। दुनिया में कई ऐतिहासिक ऑपरेशन को पूरा करने वाले मोसाद को चकमा देना वाकई बेहद मुश्किल है, लेकिन खामनेई और उनके आसपास रहने वाले रणनीतिकारों ने साबित कर दिया है कि मोसाद को मात देना मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। पुतिन के गुरु और राजनीतिक सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, बस इसे समझने की जरूरत है। पुतिन के करीबी पत्रकार ने यूरोप पर एटमी हमले की धमकी दी है। इसके बाद ब्रिटेन के एक्सपर्ट सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जनता को बताया जाए कि हमले के दौरान आत्मरक्षा के लिए क्या करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूरोप के कई देश और अमेरिका के 15 शहरों पर टारगेट फिक्स कर दिए। अब नेटो रूस से बचने के लिए क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। बल्कि रूस ये मान चुका है कि वो शुरू हो चुका है। इसीलिए रूस ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और इसके साथ ही अपने टारगेट फिक्स कर दिए हैं। युद्ध छिड़ा तो रूस ने अमेरिका के 15 शहरों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके साथ ही यूरोप के 15 देशों पर एक साथ हमले किए जाएंगे। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि रूस को लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। वो वक्त आ चुका है जब यूरोप को रूस की परमाणु शक्ति का एहसास करा दिया जाए। रूस ने यह चेतावनी नेटो की हेग समिट के बाद जारी की है। इससे यूरोप में तनाव बढ़ चुका है, खासकर ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन को रूस अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर चुका है और जंग छिड़ी तो सबसे पहले हमले वहीं किए जाएंगे। ऐसे हालात में ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार को गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए।
जनता को बताया जाए कि परमाणु हमला हुआ तो जान बचाने के लिए क्या करना है। अब से पहले फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे नागरिकों के लिए ऐसी गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। यूरोप परमाणु खतरे को वास्तविकता की तरफ बढ़ता देख रहा है और इसीलिए 2 दिन हेग में नेटो के सदस्य देशों ने सुरक्षा पर मंथन किया। नेटो देशों ने रक्षा बजट अपनी जीडीपी का 5% करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसे सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। पोलैंड ने कहा है कि यूरोप को परमाणु प्रतिरोध शक्ति बढ़ानी चाहिए। नेटो के परमाणु हथियार दूसरे सदस्य देशों के साथ साझा किए जाएं। नेटो सदस्य हर देश की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार होने से रूस का मनोबल कमजोर होगा। इसके साथ ही नेटो देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर जोर दिया है, क्योंकि ईरान इजरायल की जंग में सब देख चुके हैं कि भविष्य का युद्ध मिसाइलों और ड्रोन से ही होगा। पहले या दूसरे विश्व युद्ध की तरह सेनाएं किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं जाएंगी। मिसाइलों को सिर्फ डिफेंस सिस्टम से रोका जा सकता है। इसलिए नेटो देश डिफेंस सिस्टम को एडवांस बनाने की तैयारी में जुटे हैं। उधर अमेरिका ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने यूएस कांग्रेस में रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन यानी 85 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका के इतिहास में यह सबसे ज्यादा डिफेंस बजट होगा। उधर रूस ने कहा है कि नेटो की तैयारी से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नेटो देश कितनी भी तैयारी कर लें, रूस को हरा नहीं पाएंगे। अरब से लेकर यूरोप तक तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और आने वाले हर दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग कई घातक हथियार बना चुका है जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन अब किम की फरमाइश पर ऐसी खूबसूरत जगह तैयार की गई है जिसे सभी देखना चाहेंगे। किम जोंग ने एक शानदार रिजॉर्ट बनवाया है जहां टूरिस्ट कई दिनों तक रहकर मस्ती कर सकते हैं। होटल के अलावा यहां मनोरंजन के तमाम साधन हैं। नॉर्थ कोरिया और किम जोंग की ये तस्वीरें बिल्कुल अलग तरह की हैं। यहां समंदर किनारे मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी नहीं है, यहां तो हर तरफ जश्न का माहौल है। पत्नी और बेटी के साथ किम जोंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं छुट्टी मनाने आए हो। नॉर्थ कोरिया के बीच पर खूबसूरत इमारतें नजर आती हैं, लहरों में लो वाटर गेम्स का आनंद ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किम ने शानदार बीच रिजॉर्ट बनाया है। इसमें 54 होटल, सिनेमा थिएटर हैं, शानदार पब और मौज मस्ती की सुविधा है। किम जोंग उन ने इसका उद्घाटन कर दिया है। रिजॉर्ट के समारोह में किम जोंग अपनी पत्नी और बेटी के साथ शामिल हुए। किम ने अपने परिवार के साथ पूरे रिजॉर्ट को देखा और इस रिजॉर्ट को देश की इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। समुद्र किनारे यह रिजॉर्ट 5 किलोमीटर दूर तक फैला है। यहां इंडोर और आउटडोर वाटर पार्क भी हैं। एक मिनी गोल्फ कोर्स भी तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के निर्माण की शुरुआत 2018 में की गई थी। रिजॉर्ट 1 जुलाई को घरेलू पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक इंतजार रूसी पर्यटकों का है। रूस के टूरिस्ट यहां 1 हफ्ता बिताएंगे। यहां बने होटलों के पास लगभग 20,000 मेहमानों को अपने यहां ठहराने की क्षमता है। किम को उम्मीद है कि अब नॉर्थ कोरिया की टूरिज्म से भी
कमाई हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।